Hello, bachcho. How are you? We started with the equivalent annual cost and the equivalent annual benefits total. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं equivalent annual cost का मतलब क्या होता है. And we need to take certain replacement decisions. So what is EAC? ठीक है, cost का मतलब we all know expense, right? खर्चा. This is expense. Annual happening per annum. इक्विवेलेंट का मतलब प्लीज ध्यान से समझना. क्या मुझे एवरेज खर्चा करना पड़ेगा? ठीक है. इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं कि हर साल इतना ही खर्चा मुझे करना पड़ेगा. इक्विवेलेंट का सबसे पहले मतलब है मुझे एवरेज खर्चा कितना करना पड़ेगा. ठीक है जी. सर, इतना तो समझ में आ गया. एक एग्जांपल से समझा दो प्लीज. हाँ जी बच्चे, बिल्कुल. टाइम जीरो पर आपने क्या करा है? कैसेट परचेज कर. ठीक है, एसेट आप लेट्स से परचेज कर $20,000. राइट. दैट्स आउटफ्लो. नेगेटिव पे ले लिया. बच्चे टाइम वन पे हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज लेट्स से ₹2,000. इस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस. अभी मैं सिर्फ एक ही कॉस्ट का एग्जांपल लेकर चलता हूँ. रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नो अदर कॉस्ट. राइट. ₹2,000 आपको स्पेंड करके करना पड़ा. राइट. टाइम टू पे क्या करना पड़ा बेटा आपको? ये कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे एसेट हमारी पुरानी होती जाएगी. टाइम थ्री पे लेट्स से आपको ₹3,400. और फिर से क्या करना पड़ा? ये सारी कॉस्ट रिपेयर के अगेंस्ट बेयर कर. ठीक है. थ्रू आउट द लाइफ टाइम जितनी भी एसेट हमारे पास यूज में आएगी, मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है? राइट. इसका एवरेज. इसका एवरेज आई कंसिडर एज EAC. बात समझ में आ गई? इन सब का एवरेज आई कंसिडर एज EAC. सर, इसको करना कैसे है? हम क्या करते हैं बच्चा? Why this is important? Why this decision is important? I just tell you, you invest in an asset which is costing you ₹20,000, right? And let's say आपने एक और asset में invest करना which is costing you let's say ₹15,000. आप तो बोलोगे सर 15,000 वाली एक्सेप्ट कर लो. बट हैव यू सीन कि इन फ्यूचर उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी वर्सेस उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी? दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं, इसके बाद इनको कंपेयर करते हैं. ठीक है. एक और हमारे पास पॉइंट आता है. वी नीड टू टेक अ डिसीजन व्हिच इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट डिसीजन. रिप्लेसमेंट डिसीजन का मतलब क्या है? आज मैंने कार खरीदी. ठीक है. सर बहुत अच्छी चल रही थी, मजा आ गया, नई ईवी खरीद कर लेकर आए हैं. राइट. बहुत मजा. राइट. टाइम वन पे सर कोई कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस में कवर्ड था इसकी सारी सर्विसेज एंड ऑल दैट. टाइम टू पे थोड़ी थोड़ी कॉस्ट आना शुरू हुई. लेट्स से ₹10,000. राइट. टाइम थ्री पे सर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और आनी शुरू हुई, बाथरूम एंड ऑल दैट वट एवर. जिसके ₹15,000 फिर से कॉस्ट बेयर करनी पड़ी. जैसे जैसे बच्ची पुरानी हो जाएगी, लेट्स से 2010, मुझे कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? एक पॉइंट में आके बोलूंगा यार अभी फट 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 करने लग गई है. सर कार पे ना खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसका बेनिफिट कम हो रहा है, काम करते हैं कार को रिप्लेस कर लेते हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट डिसीजन. किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब मुझे खर्चा बहुत ज्यादा बेयर करना पड़ रहा है, तो मुझे एसेट को रिप्लेस कर लेना चाहिए. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट डिसीजन. हमें लेना पड़ेगा. दिस ऑल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मिनट में बस मैं वापस आऊंगा इस थ्योरी पर. बट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहता हूँ. बिफोर दैट वी हैव अ इम्पोर्टेंट एग्जांपल, ये सॉरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जहाँ पे हमें बोला गया है EAC. हाउ वी कैन डिराइव EAC? दिस इज PV ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअलिटी फैक्टर. राइट. सो ये एग्जांपल क्या, ये फॉर्मूला क्या हम रट लें? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी हम नहीं रट लें. आपको याद होगा जब हम एनुअलिटी पढ़ते थे, एनुअलिटी में हमने क्या पढ़ा था बेटा? अमाउंट into PVAF is equal to present value. I did nothing. I just took it in the denominator. And what is the result is amount becomes equal to PV divided by PVAF. यही चीज यहाँ पर लिखी है. अमाउंट को मैंने क्या कंसिडर कर लिया? EAC, which is my repair and maintenance cost. ठीक है. राइट नाउ एवरेज कॉस्ट, सालाना मुझे कितना एवरेज पैसा पे करना पड़ेगा? लेट्स से अगर मैं एक एसेट को 10 साल यूज करता हूँ तो इनिशियली कम एसेट का खर्चा बढ़ता जाएगा एंड ऑल दैट. So you know this becomes my formula of EAC, which is present value of the cost divided by the time. Make sense? Difficult? ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आती तो आगे चलती थोड़ी आगे स्टैंड अप. एक चैलेंज क्वेश्चन डिस्कस करिए जिससे आपको
बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बोल दो। मशीन कॉस्ट 20,000, राइट। अगर बिना बोले कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई, हमें पता लग गया टाइम जीरो पे क्या किया, 20,000 रुपीज you have spent on the machine. ठीक है। रनिंग कॉस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, वेरी गुड। टाइम वन पे कितना पे करना पड़ा, 5,000। सब पे करना पड़ा तो आउटले था। यस, व्हाट हैपन, टाइम वन पे मुझे 5,000 रुपए इसके रिपेयर के पे करने पड़ेंगे, और टाइम टू पे 5,500 मुझे पे करना। ट्रेड एंड अलाउंस का मतलब क्या होता है, दिस इज माई सेल्स प्राइस, और सेल्स लेट्स से डिस्पोजल, राइट। डिस्पोजल प्राइस कि कितने में मैं एसेट बेच सकता हूँ, ठीक है। या डिस्पोजल प्राइस व्हाट विल द अमाउंट आई विल रिसीव इफ आई सेल द एसेट। अगर आपने सर टाइम पे एसेट बेच दी तो आपको 16,000 रुपीज रिसीव हो जाएंगे, टाइम टू पे बेची तो 13,000 रिसीव, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं कैलकुलेट द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल इफ द सीओसी इज 10%। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, टाइम वन पे बेचूं या फिर टाइम टू पे बेचूं। सर फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, टाइम वन पे बेचूं या टाइम टू पे बेचूं। अगर मैंने टाइम वन पे एसेट बेच दिया तो सर ये टाइम टू पे रिपेयर और मेंटेनेंस तो मुझे पे करना ही नहीं पड़ेगा, और ये सेल्स का ऑप्शन भी मेरे पास खत्म हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को बेटा हम यहीं पे क्या करते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं, राइट। वैलिडेट कैसे करेंगे सर, 20,000 पीवी ए, राइट। पीवी ए, पीवी निकालनी है, पीवी एट द रेट 10%। सर पहले साल में तो वन ही होगी, राइट। इसको बता देते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या होगी, 0.909। यहाँ पे कैलसी पे करके देख लेना, दिस विल बिकम, ठीक है। दिस इज पीवी। पीवी क्या निकल कर आ जाएगी, 20,000, एंड दिस बिकम्स 11,000। सो 16 minus 5 is 11,000 and 2.909, this becomes 9,999, ठीक है। quad 9, इसको माइनस करा बच्चे, because this is positive, 16 minus 5, 11,000 positive, and this is negative, ठीक है। तो माइनस 20,000 करा बच्चे, मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10,001, ऑलमोस्ट 10,000 ही ले लेते चलो, 10,001 रुपये के आगे मेरा प्रेजेंट वैल्यू। वेरी गुड। एक और ऑप्शन है, फर्स्ट ईयर में इसको मैं ना सिलेक्ट करूँ, नहीं करूँगा तो क्या होगा बेटा, टाइम जीरो, 20,000 रुपये पैंसठ के पे करने ही है। टाइम वन पे एक कॉस्ट लगेगी विच इज 5,000, टाइम टू पे भी एक कॉस्ट लगेगी विच इज 5,500, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 13,000 मुझे बेचकर पैसा आ जाएगा। सर फिर से निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू, विच कम्स आउट टू 1, 0.909, 0.826, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सर आपको याद है, और बच्चे मुझे याद हो गया है कर करके, आपको भी याद हो जाएगा। नहीं भी होगा तो आप कैलसी पे निकाल सकते हो, आपको पता है कैसे निकालना है। दिस इज अगेन माइनस 20,000, ठीक है। सो 5,000 इंटू 0.909, यस दिस बिकम्स 4,545, ये भी नेगेटिव है। और इसके बाद 13 - 5,500, 13 - 55, दिस बिकम्स 13,000 माइनस 5,500, दिस बिकम्स 7,500, एंड 2.826, ये मेरा पॉजिटिव है, 6,195, ठीक है। 20,000 इज नेगेटिव, सो ये 20 समझ में नहीं आ रहा, इसको दोबारा लिख देता हूँ। 20,000 नेगेटिव, दिस वाज 4,545 नेगेटिव, दिस बिकम 6,195। सर ये आज आप एक्सेल पे क्यों नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू पे आ गया तो मैं इसको पेन एंड पेपर पे ही सॉल्व करूंगा जल्दी से। सर इसका टोटल बता दो जल्दी से, 20,000 माइनस 6,195 एंड प्लस 4,545। मैंने कैलसी पे करा है, इसलिए मैंने साइन जो उल्टा ले लो, इसका आ जाएगा 18,350 नेगेटिव। अब आप लोग बोलोगे सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट टू ज्यादा है रादर देन द प्रोजेक्ट टू, नहीं बच्चे, ऑप्शन टू रादर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एट द पार्ट वन, एट इफ आई जस्ट सेल इट एट टाइम। बच्चे जैसे जैसे एक बात समझना, इसके साल बढ़ते जाएंगे, मेरी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी बेटा, मेरी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, और यस प्रेजेंट वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। हर केस में आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो प्रेजेंट वैल्यू 10,001 आ रही थी, नेगेटिव, राइट, दिस वाज आल्सो नेगेटिव, राइट।
सही आ रही थी, और यहाँ पे तो ज्यादा आ रही है, तो कॉस्ट मेरी कम आ रही है ऑप्शन वन में। बच्चे ये तो कोई क्राइटेरिया हुआ नहीं ऐसे, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे तो हर एसेट को मुझे एक साल के बाद बेच देना चाहिए। सो प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट द क्राइटेरिया टू जज। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ई ए सी। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ई ए सी, विच इज नाउ वी कैलकुलेट। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या थी फर्स्ट केस में, जस्ट इग्नोरिंग द माइनस साइन, 10,111, राइट, डिवाइडेड बाय एनुअल। जब भी मुझे एनुअलिटी फैक्टर लेना है बेटा, आई विल नॉट कंसिडर दिस, क्योंकि ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन के लिए होता है। अगर आप जीटी वाले बेसिस पे भी जाओगे तो 1/1.1 इक्वल टू, और इसके बाद जीटी दबाओगे तो कैलसी में भी 0.909 ही आएगा। सो आई कंसिडर 0.90। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चा, दिस कम्स आउट टू बी 10,001 डिवाइडेड बाय 0.909, 0.909, दिस बिकम्स 11,001 रुपया। ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा है सर, सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में बच्चे मेरे पास आ जाएगा 18,350 डिवाइडेड बाय, लेट्स जस्ट कैलकुलेट, वैसे तो ये हो जाएगा 0.909 प्लस 0.826, ठीक है, 1.735। बट इसको दूसरा करने का तरीका क्या है, कैलकुलेट ऑन द एक्सेल, 1/1.1 इक्वल टू, सेकेंड इक्वल टू, एंड देन यू प्रेस जीटी, तब भी आंसर आपका 1.735 भी आएगा। So 18,350 divided by 1.735, here you go, you calculate 10,576, 10,576। सर कॉस्ट आ रही है, एवरेज कॉस्ट 11,000, और सेकंड ऑप्शन में मेरी आ रही है 10,576। ठीक है, चाहे यहाँ पे पीवी कम थी कॉस्ट की, यहाँ पे पीवी ज्यादा थी, यू माइट हैव सेड कि सर ऑप्शन वन आप एक्सेप्ट कर लो, बट देखा ईएसी की हेल्प से अब हम बोलेंगे यस, लोअर द बेटर। जितनी मेरी कॉस्ट की ईएसी कम होगी उतना मेरे लिए बेटर है, क्योंकि आई एम कंसिडरिंग द कॉस्ट in pay. So I'll go with the option two. That was my answer. So next आ जाते हैं हमारे पास testimony standing. A decision has to be made on the replacement of the van. A van cost 12,000 and the following information. Asset sold at the end of, अगर आप first year, second year, third year के end में बेचोगे, you get this much money upon selling asset cap for obviously एक साल के बाद बेचे, तो एक साल तक ही हमने रखी थी ना। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मेंटेनेंस कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, सर फर्स्ट ईयर में कोई पैसा नहीं देना, 1,500 देना है फर्स्ट ईयर में। सर एक एक ऊपर हो जाएगा ना मेरे एक्सेल में। मैंने आपको एक और चीज बतानी है, जैसे 2 साल से ऊपर जाए, थोड़ा सा भी क्वेश्चन बढ़ने लग जाए, टेक्निकल लगने लग जाए, प्लीज शिफ्ट हो एक्सेल। सीओसी क्या है, 15%, एसेट इज ओनली मेंटेन एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमें सिर्फ इसलिए बताना चाहता है कि ये जो हमने खर्चा किया वो एंड ऑफ द ईयर में ही करा है, ताकि आप इसको एक साल के लिए पूरा डिस्काउंट कर पाओ एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। There is no maintenance cost in the year of replacement. Okay, thank you. There is no maintenance cost in the year of the replacement. ठीक है, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं नो टैक्सेशन एंड इन्फ्लेशन। ये तो ऑलरेडी हम इग्नोर कर ही देते हैं, वेरी गुड। चलते हैं जल्दी से, एक्सेल सॉल्व करके रखा हुआ था, बट इट विल बी इजी टू फॉलो। मैंने ऐड किया एक्सेल चैप्टर 5, चैप्टर 5 जैसे जल्दी से विजुअलाइज चल, एंड हियर आई गो, राइट। शुरू करा हमने 12,000 की, हमने मान के ली थी टाइम जीरो पे, विच इज गुड। ठीक है सर, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं। ऑप्शन वन क्या था हमारे पास, 9,000 में इसको बेच दो। एंड डू वी हैव एनी एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ द सेल, सर फर्स्ट ईयर में ही आपने इसको सेल आउट करा, तो यस आपको भी कोई भी खर्चा यहाँ पे बेयर नहीं कर। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। पीवी आपने निकाल लिया 15% पे, एंड देन वी कैलकुलेट पीवीएफ, सॉरी आपने निकाल लिया 15% पे, एंड देन यू हैव द प्रेजेंट वैल्यूज एज लाइक नॉर्मल। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली बेटा मैंने, एनुटी फैक्टर को हमने बोला पीवी, annuity factor does not consider the PVF, that is 1 at टाइम जीरो। टाइम जीरो पे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको हम कंसिडर नहीं करें। ठीक है, बिकॉज जस्ट फॉर द शॉर्टकट्स व्हेन यू यूज, आइडली इसमें हम करते भी नहीं है एक्सेल में, बट यार जब आप कैलसी से याद करो तो प्लीज इसको जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई मैंने इसको रेड में पर लिख दिया। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई मेरी, -4173, विच इज गुड। एनविटी मुझे चाहिए, एनविटी विच इज 0.87, क्योंकि वन को तुमने कंसिडर नहीं करा, दिस इज द वैल्यू आई गॉट। सर नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में तो आपको 1,500 पे करना पड़ा, राइट, फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सेकेंड ईयर में आपने सेल करा 7,500, बट इन द रिप्लेसमेंट ईयर यू डू नॉट पे एनी एक्सपेंसेस।
सर नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया 15% से, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, इसके बाद 7663 विच इज 7663, और एनुअलिटी फैक्टर कितना आ रहा था इन दोनों का टोटल हमने निकाला 1.63, नॉर्मल डिवाइड करा, बेटा आई गेट दिस वैल्यू। ठीक है, EAC विच आई कॉल। थर्ड में क्या होगा सर, 1500 पे करे पहले साल में, 2700 दूसरे साल में पे करे, और तीसरे साल में 7000 के आपने एसेट बेच दिए, विच इज गुड। ठीक है, नॉर्मल पीवीएफ आप कैलकुलेट कर लेंगे, इट्स वेरी इजी, आई बीन डूइंग दिस सिंस लॉन्ग टाइम, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है आपको सीखना। व्हाट हैपेंड, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट ऑल द प्रेजेंट वैल्यूज, इसकी आगे हमें बस प्रेजेंट वैल्यू, और एनविटी से डिवाइड करने के बाद विच इज टोटल ऑफ दीज थ्री, यू गेट दिस आंसर विच इज 4705। क्योंकि हम कॉस्ट कंपेयर करें, फर्स्ट में आ रही 4800, देन आ रही 4700, एंड बीच में हमारी सेकंड ईयर में कॉस्ट आ रही 4695, बिकॉज इट्स द कॉस्ट, lower the better, that's why I accept this decision। और मैंने क्या करा कि यस सेकंड ईयर में हमें अपनी एसेट बेच देनी चाहिए, क्योंकि हमारी EAC सबसे कम। आई होप दिस मेक सेंस। बहुत आराम से प्लीज आप जाकर इसको एनालाइज करिए। गुड सर, क्वेश्चन से तो हमें समझ में आ गया, अब थ्योरी समझना तो 2 मिनट में बिल्कुल समझा देता हूँ। मेरे क्वेश्चन ना करवाता आपको तो थ्योरी समझने में यस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, आइडली आपको आप रिलेट ना कर पाते कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। वन ऑफ द डिसीजन हैज टू बी मेड कि आप एसेट, जब आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए एक एसेट खरीदा, यू विल हैव टू रिप्लेस द एसेट पीरियोडिकली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। क्यों सर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अगर हमने एक प्रोजेक्ट लगाया लेट्स से 20 ईयर्स के लिए, राइट, एक इन्वेस्टमेंट करें 20 ईयर्स के लिए, क्या यही एसेट को 20 ईयर्स तक में यूज करना है? सर हो सकता है एसेट खराब भी हो जाएगी, रिपेयर ज्यादा मांगने लग जाएगी, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट को रिप्लेस तो करना ही करना पड़ेगा। when they are competing replacements for the particular asset, competing replacements का मतलब क्या है बेटा, अभी समझते हैं इस बात को। आपके पास एक मशीनरी ए है, एक मशीनरी बी है, राइट। मशीनरी ए हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, इट हैज से यूजफुल लाइफ ऑफ 15 years। आप बोलोगे 15 years वाली मशीनरी ही आप प्लीज इसको परचेज करो, बट डिड यू सी द EACs? सर किसके EAC ज्यादा आ रहे हैं, यस वन। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम कम्स, तभी हमें EAC देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं 15 साल की मशीन की लो तो ली और उसके बाद कॉस्ट ही कॉस्ट हम इस पे बेयर करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम अराइजेस बच्चे, इक्विवेलेंट एसेट्स आर लाइकली टू लास्ट फॉर डिफरेंट लेंथ्स ऑफ टाइम, हमने ये समझ लिया। ठीक है, एसेट वंस बॉट मस्ट बी रिप्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ये भी हमने समझ लिया, टाइम टू टाइम इसको हमें रिप्लेस करना ही पड़ जाएगा। डिसीजन आएगा हाउ ऑफन शुड द एसेट बी रिप्लेस, मैंने आपको पहले ही बोला था, हमें डिसीजन लेना है कौन से साल में हम एसेट को बेच देना चाहिए। इक्विवेलेंट कॉस्ट का मैंने आपको मतलब समझा दिया। सिंपल हमारे पास विषय आएगा कि एजम्पशंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो ये इन पार्ट्स में से आ जाता है, बिकॉज टैक्सेशन, इन्फ्लेशन में, डेप्रिसिएशन में ज्यादा थ्योरी बनती नहीं है। जब भी आपके पास एग्जाम्पशंस होती हैं बेटा, FM में आपको कहीं ना कहीं थ्योरी देगा ही देगा। ठीक है, कैश इनफ्लो फ्रॉम द ट्रेडिंग आर इग्नोर्ड। सर आपने मशीनरी लगाई, कुछ आपने सेल परचेज भी तो करा होगा ना, सेल करा होगा, प्रॉफिट कमाया होगा, इसको भी तो कंसिडर कर लो। सिर्फ आप कॉस्ट क्यों देख रहे हो, वो चीज ही तो हमारी एजम्पशन है। सिर्फ मैं अभी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे इनको मैं इग्नोर करूंगा, राइट। सो इन पर्टिकुलर, इन प्रैक्टिस द ओल्डर एसेट में रिजल्ट इन द लो क्वालिटी, हमें पता है एसेट हमारी पुरानी होती जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन भी हैम्पर होती जाएगी। ऑपरेटिंग effectiveness or efficiency of the machines will be similar with different machines or with machines of the different ages। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है बेटा, कि अगर हमने मशीन ए लगाई या मशीन बी लगाई, अगर ये 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है 1 घंटे में, तो मशीन बी भी 100 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो हमने इनको सेम एज्यूम करके बेटा, आइडली ये सेम नहीं होती, इसको भी हमें फैक्टर में लेना पड़ेगा व्हाई वी टेक अ डिसीजन टू रिप्लेस अ मशीन। बट यस फॉर नो व्हाट डू, वी जस्ट से कि नहीं ये दोनों सेम है, दिस इज व्हाट वी हैव एज्यूम्ड।
asset will be replaced in perpetuity. So replaced in perpetuity, perpetuity का मतलब तो होता है infinite. क्या replacement infinite time में करूँ? कहना क्या चाहते हो बच्चे? Even if I'm purchasing a asset investment for let's say infinite period, मुझे perpetuity का मतलब replaced in perpetuity का मतलब क्या है? टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग के लिए अगर मैंने एक प्रोजेक्ट जिसकी लाइफ के बारे में मुझे पता नहीं, आई एम सेइंग इट मे गो बियॉन्ड टिल व्हाट ईयर, आई डोंट नो, राइट? इफ द प्रोजेक्ट में गो लॉन्ग टिल लाइक सो लॉन्ग, मुझे एसेट को तो बच्चे फोर्सेबल फ्यूचर में रिप्लेस करना ही करना पड़ेगा. आई कांट से माय एसेट विल आल्सो बी कंटिन्यूड टू वर्क इन द अनफोर्सेबल फ्यूचर. ठीक है. इफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके सॉरी, द मोस्ट क्वेश्चन टैक्स एंड इन्फ्लेशन आर ignored. ये तो हमने सर देखा ही नहीं कहीं पे. yes, this is what we are assuming. With, as with all the NPV calculations, non-financial aspects such as sir asset लोगे, मशीन लगाओगे, pollution भी होगा, safety होगा, employee accidents भी बढ़ते जाएंगे. इन बातों को भी तो आपने इग्नोर कर दिया. जी बिल्कुल कर दिया बेटा. This is what is my key assumption. No tech required to compare different set of cash inflows which different lifespans equal annual benefit. सर अभी तो आप कॉस्ट की बात कर रहे थे विच इज माई आउटफ्लो, आपको बेनिफिट की बात करनी होगी तो क्या होगा विच इज माई इनफ्लो. सर ईएसी की जगह ना मैं ईएबी लिख लूं. ठीक है. एज सिंपल एज दैट, नथिंग चेंजेस, फॉर्मूला रिमेन सेम, एवरीथिंग रिमेन सेम. ईएसी की जगह मैं ईएबी लिख लूंगा और एज इट इज इसको कैलकुलेट कर लूंगा और सारे आउटफ्लोज बच्चे मेरे इनफ्लोज बन जाएंगे, रिप्लेसमेंट डिसीजंस एंड ऑल ऑफ दिस. बेटा प्लीज इसको एक बार रीच कर लेना. वी हैव डिस्कस्ड इट सर्टेनली इन अ वे और द अदर, बट यस एक बार रीड कर लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. नेक्स्ट आएगा लिमिटेशंस. यस, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इन्फ्लेशन, चेंजेस प्रोडक्शन प्लान्स, ये सब कुछ हमने इसको इग्नोर करा है. इनको प्लीज एक बार प्लीज 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 एक बार रीड कर लोगे तो इट विल बी सो गुड सो हिट. सिमिलरली ईएबी, एवरीथिंग सेम, आउटफ्लोज की जगह सिर्फ इनफ्लोज.